हेलो हेलो हेलो। चलो बैठो फटाफट, फटाफट बैठो, शांत हो जाओ अब। आज इस पे पढ़ाया जाए क्या? दिख रहा है इस पे? इसमें हो क्या है भाई? चलो हेडिंग मेरे को दिखाओ। लास्ट कहां तक हुआ था? अच्छा, बहुत पीछे हो। तुम क्या वही करने वाले हो? हाँ भाई, शांत, साइलेंस। आज हम पढ़ने वाले एल्डिहाइड कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन कैसे बनाना है, और फिर लास्ट टॉपिक होगा अपना ग्रिग्नार्ड, और फिर फिनिश हो जाएगा अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आइए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखेंगे अगला टॉपिक इज, शांत हो जाओ भाई, जल्दी बैठो। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का हम लोग अभी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से शांत, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, पढ़ाई पे पढ़ाई, फोकस। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने के दो मेथड अभी पढ़ने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है, और दोनों मेथड हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जब पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, वहां पे भी आएगा। तो दो बार ये टॉपिक पढ़ना है ऑर्गेनिक में, और दोनों इंपॉर्टेंट है और आसान वाले रिएक्शंस हैं। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन जब आपको बनाना है, उसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड आते हैं। पहले को बोला जाता है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा मेथड है आपके पास कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहला मेथड आपके पास सोडा लाइम, ये साथ में लिखते चलो, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन है, और जो दूसरा मेथड है वो है आपके सामने कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब समझते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन को, और फिर समझेंगे कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस को। हेडिंग डालिए सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। हेडिंग डालेंगे सब लोग, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, सोडा का मतलब जो होता है, कास्टिक सोडा बोलते हैं उसको, ठीक है? दिस इज कास्टिक सोडा, और इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पे इस लैंग्वेज में सोडा, और इसका फॉर्मूला होता है आपके पास NaOH। और लाइम को हम लोग बोलते हैं बेटा क्विक लाइम, और क्विक लाइम आपके पास जो 9th-10th में आपने पढ़ा होगा वो है CaO। और डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2। कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का इन्वॉल्वमेंट, और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का रिमूवल। तो अगर किसी रिएक्शन में सोडा इस्तेमाल हो रहा है, लाइम इस्तेमाल हो रहा है, और CO2 का रिमूवल हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। एनी रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स सोडा एंड लाइम, और उसकी मदद से अगर CO2 रिमूव हो जाए रिएक्शन से, इसी को बोलते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन मेथड। अब सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में सबसे पहला थ्योरेटिकल पॉइंट जो आपको पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, किस मोल रेशियो में हम सोडा और लाइम को लेते हैं, कितना मोल NaOH, कितना मोल CaO लेते हैं? तो आपको ये याद करना है, 3 मोल 3:1 रेशियो लेते हैं, यानी कि 3 मोल NaOH और 1 मोल CaO का लेते हैं। 3:1 मोल रेशियो ऑफ सोडा एंड लाइम। सोडा को बेटा यहां लिख लीजिए NaOH, एंड लाइम को लिख लीजिए क्विक लाइम CaO इज टेकन।
3:1 मोल रेशियो यहां पे लिया जाता है। अब 3:1 मोल रेशियो है। सब लोग अब बोर्ड पे देखेंगे मैकेनिज्म तक। देखो, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करना हो ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन नहीं करके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट रिएक्शन करता है। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है वो निकल जाता है, क्योंकि एसिडिक है, आराम से आसानी से निकल जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट रिएक्शन करता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले हम या तो सोडियम सॉल्ट या तो पोटेशियम सॉल्ट, कुछ भी ले सकते हैं, या तो सोडियम ले लो या पोटेशियम सॉल्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट हम लेते हैं। और हमने क्या किया, यहां पे NaOH हीट लगाया। NaOH रेशियो में CaO, और रेशियो लिख लेंगे 3:1 रेशियो होता है। और थोड़ा सा इसमें हम लोग हीट देते, टेम्परेचर बढ़ाते। तो होता क्या है आपके सामने, R और H कंबाइन होके RH एल्केन बना लेता है। अभी डेफिनेशन बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें अभी बताऊंगा। देखो यहां पे RCOONA में ये वाला जो CO2 है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये वाला CO2 ही रिलीज होता है, यही डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और ये जो CO2 रिलीज होगा, रिएक्शन में हमारे पास NaOH पड़ा हुआ है, तो CO2 और NaOH कंबाइन होके आपके पास Na2CO3 बना लेता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का डेफिनेशन समझ लो। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है। 3:1 मोल रेशियो ऑफ सोडा एंड लाइम इज टेकन। इसको लेने से, मैकेनिज्म अभी समझाऊंगा, इसको लेने से जो कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 है वो यहां से रिमूव होगा, NaOH से कंबाइन होगा, Na2CO3 बना लेगा। जो R है वो NaOH से H लेके और बेटा RH बना लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली मिली। ये जो एल्केन बन रहा है उसमें जो H कंबाइन हो रहा है वो NaOH का H है। अगर मैं यहां पे NaOD लिख दूं तो RD बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट लिखने में बहुत काम आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि RH जो यहां पे बन रहा है, लिखेंगे दिस H कम्स फ्रॉम NaOH। लिख लो, दिस H कहां से लिया जाता है, NaOH से लिया जाता है। इसको अब दूसरे लैंग्वेज में भी ऐसे दिखाया जाता है, ये लिख लो दूसरा, RC≡O मान लो हमने सोडियम सॉल्ट लिया। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी रिएक्शन होगा वो सॉल्ट से ही होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन नहीं करता है, एसिड का सॉल्ट रिएक्शन करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, मान लीजिए बेटा हमने लिया है यहां पे NaOH। हमने क्या ले लिया है, NaOH। तो सोडियम या पोटेशियम Na2CO3 आपके पास फॉर्म होता है। ठीक है, और आपके पास क्या बना, RH बना। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो H आ रहा है वो कहां से आ रहा है, NaOH से। जो RH में जो H आ रहा है दैट कम्स फ्रॉम NaOH सिंपली। और देखोगे दो Na और CO3 आपके पास कंबाइन हो रहा है, Na2CO3 बन जा रहा है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है। मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, RC≡O लिया हुआ है। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है। अब सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है, यहां पे आप देखोगे साथ में हमारे पास NaOH CaO है, लेकिन क्या ये वाला पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है? आप सब लोग देख के बताओ, क्या इस वाले पार्ट में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है? यानी कि ये वाला पार्ट हाईली स्टेबल हो रहा होगा। अगले चैप्टर में जब हम एलिमिनेशन रिएक्शंस वगैरह की बात करेंगे, एक लाइन इस्तेमाल करेंगे कि किसी भी रिएक्शन में या किसी भी कंपाउंड में कोई एक पार्ट अगर स्टेबल हो रहा है तो वो पार्ट लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है N2। N2 किसी भी कंपाउंड से आसानी से लीव कर सकता है क्योंकि N2 अपने आप में बहुत स्टेबल है। वैसे ही CO2 रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस कर रहा है तो स्टेबल बना रहा है, तो स्टेबल बना रहा है तो वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, तो CO2 वहां से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, तो CO2 रिमूव हो जाएगा तो CO2 अपना रिमूव, जो भी स्टेबल बनता है, स्टेबल जो है लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाता है, CO2 बना लेता है। बचा क्या, R और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन,
तो क्या मैं उसको R माइनस लिख सकता हूं और आपके पास क्या Na प्लस उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा? R माइनस लिख सकता हूं, Na प्लस इसको सेटिस्फाई कर रहा है। साथ में आप देखोगे जो R माइनस Na प्लस है इसकी रिएक्शन हमने वापस किससे करा दी? NaOH से। R माइनस NaOH से यही NaOH का H प्लस लेके फाइनली बेटा आपके पास RH बन जाता है प्लस R माइनस जो है NaOH से नहीं, R माइनस जो है रिएक्शन में सॉल्वेंट होता है वाटर, वाटर से बेटा H प्लस लेगा और आपके सामने RH बना लेगा प्लस CO2 बना है, रिएक्शन में NaOH है तो CO2 और NaOH फाइनली क्या बना लेगा आपके पास? Na2CO3। अब सबके दिमाग में डाउट आएगा कि सर अभी अभी आपने बोला कि H जो आता है वो NaOH से आता है, यहां बता रहे हो H जो आ रहा है वो वाटर से आ रहा है। तब बोर्ड पे देखिएगा NaOH में OH है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी H होता है, तो NaOH का OH और कार्बोक्सिलिक एसिड का H ही कंबाइन करके वाटर बन रहा होता है। NaOH का OH और कार्बोक्सिलिक एसिड का H लेके ही वाटर बन रहा होता है, इसलिए जब फाइनल स्टेप में H लेना होता है तो NaOH वाला ही H यहां पे आ जाता है। तो आपको याद रख लेना है कि जो आप एल्केन बना रहे हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में, उसमें जो H आ रहा है वो NaOH से आ रहा है, सिंपल। ठीक है, मैकेनिज्म कोई पूछता नहीं है, बट रखने के लिए दिमाग में याद रखने के लिए अच्छी चीज है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में CO2 बना के अलग होगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है R माइनस बना हुआ है, R माइनस जो है NaOH वाला H से कंबाइन होकर एल्केन बन जाएगा। अब मुझे यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो, का इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है? क्या R माइनस बन रहा है? तो इंटरमीडिएट कौन सा है यहां पे? कार्बन आयन। इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन, कार्बन आयन। अच्छा, इंटरमीडिएट अगर कार्बन आयन है तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? किसी भी रिएक्शन का रेट उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इंटरमीडिएट कौन है? कार्बन आयन। तो इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे। तो अगर आपसे कोई पूछे दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ये किस पे डिपेंड करेगा? दैट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। दूसरा चीज, क्या इस रिएक्शन को मैं बोल सकता हूं स्टेप डाउन रिएक्शन? क्यों? क्योंकि देखो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में जितना कार्बन है, प्रोडक्ट में उससे एक कार्बन कम बनेगा, क्योंकि एक कार्बन कहां रिलीज हो गया? CO2 बन के। तो प्रोडक्ट में हमेशा एक कार्बन कम बन रहा है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं इट इज स्टेप डाउन रिएक्शन? तो इस पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन रिएक्शन। इसको हम लोग स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं, या फिर अगर जेई की किताबों देखोगे वहां पे लिखा हुआ है डिग्रेडेशन रिएक्शन। स्टेप डाउन रिएक्शन स्लैश डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेड हो गया, प्रोडक्ट कम बन गया, डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको। स्टेप डाउन रिएक्शन स्लैश डिग्रेडेशन रिएक्शन। अच्छा, स्टेप डाउन रिएक्शन क्यों बोला है? क्योंकि प्रोडक्ट हैज वन कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हैज वन कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब एल्केन की बात कर रहा है, और एक कार्बन कहां गया, कहां? CO2 के बनके रिलीज हो जाता है, और वो CO2 NaOH के साथ कंबाइन होके आपके पास Na2CO3 बना लेता है। अब आपके पास क्वेश्चन हैं इसके अच्छे वाले। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, बस इतना याद रखना है आपको कि R माइनस बनाना है, और R माइनस NaOH से H प्लस H ले लेगा और प्रोडक्ट बना देगा। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में R माइनस बनाना है,
सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, अगेन आई एम सेइंग मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा आपसे, सिंपल इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो पूछ रहे, या तो ये थ्योरी वाले 4 पॉइंट, या तो आपके पास सिंपल है CO2 हटाइए, कार्बोनाइन बनाइए, NaOH से H जोड़ दीजिए, खत्म। अगर NaOD लिखा हुआ है तो D जोड़ दीजिए, बहुत आसान है। रेट किस पे डिपेंड करेगा? CO2 हटाने के बाद जो कार्बोनाइन है, जिसका कार्बोनाइन स्टेबल है उसका रेट अच्छा है, जिसका कार्बोनाइन स्टेबल नहीं उसका रेट अच्छा नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई भी रिएक्शन हो, ध्यान रखिएगा, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट से ही कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं कराते हैं। उसका रीजन दिया गया है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएं तो फिर रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में बैकवर्ड की तरफ ज्यादा हो जाती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। वाई सॉल्ट इज टेकन? क्योंकि इक्विलिब्रियम को हमें राइट साइड में प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और हम कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम न्यूट्रल लेते हैं, RCOOH लेते हैं, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होकर बैकवर्ड चला जाता है, इसीलिए सॉल्ट लिया जाता है। मोर पोलर हो जाता है, ज्यादा पोलर होगा तो आगे की तरफ रिएक्शन करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट इज टेकन और उसकी रिएक्शन हम लोग NaOH CaO से कराते हैं। CaO का क्या काम है भाई? NaOH तो दिख रहा है, Na2CO3 बना रहा है, CaO क्यों लिया? व्हाट इज द रीजन कि यहां पे CaO को लिया गया है? क्या? देखो दो काम है यहां पे CO2 का। मैंने अभी अभी बोला रिएक्शन में थोड़ा बहुत वाटर भी बनेगा, तो लाइम क्या करता है? वाटर को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा, अगर मान लो एक्सेस में CO2 बन रहा है, अगर मान लो एक्सेस में CO2 बन रहा है, तो CaO भी कंबाइन होकर CaCO3 बना लेता है। दिस इज द प्लस। CO2 बहुत ज्यादा नहीं बनने देता है, जैसे ही बना रिएक्शन में उसको एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि रिएक्शन में अगर ये ज्यादा बन जाएगा तो एल्केन कम बन पाएगा। तो रिएक्शन में से इसको हटाने के लिए CaCaO लिया जाता है, CaCO3 बन जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए रिएक्शन में वाटर थोड़ा बहुत बन रहा है, तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, CaOH बना लेता है होल ट्वाइस। तो CaO का दो यूजेस होता है। एनसीईआरटी में केवल ऊपर वाला दिया है, CaCO3 बनता है, बट वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। तो क्विक लाइम का दो काम है, रिएक्शन में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना बन पाए। अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो एल्केन कम बन जाएगा, तो एल्केन हमें ज्यादा अमाउंट में बनाना है, तो इसलिए जो CO2 बनता है फटाक से उसको CaO एब्जॉर्ब कर लेता है। तो CO2 बनेगा, खत्म होता रहेगा, थोड़ा बहुत तो NaOH खत्म करेगा, थोड़ा बहुत CaCO3 खत्म कर लेगा। तो प्रोडक्ट साइड में Na2CO3 तो बनता ही है, CaCO3 भी बनता है। थ्री इज टू वन मोल रेशियो में लेते हैं और NaOH CO बनाते हैं। इसके क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स राइट द क्वेश्चंस। क्या यहां पे एक और चीज बताओ, CH4 बन सकता है कि नहीं बन सकता है? CH4 इज फॉर्म्ड और नॉट? बनेगा ना भाई, RH बन रहा है, एक कार्बन का प्रोडक्ट तो बन ही सकता है। तो आराम से सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में CH4 मीथेन इज फॉर्म्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। साथ साथ में नोट कर लेना, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो NaOH CaO हीट से।
जल्दी से करो। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में NaOH हीट होगा, सोडा प्लस लाइम 3:1 होगा, CO2 हटेगा, कार्बोनाइन बनेगा, और फाइनली आपके पास NaOH से H आ जाके जुड़ जाएगा। बस यही काम होता है, इतना ही ध्यान रखना, इसी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। रेट किस पे डिपेंड करता है? कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पे। अब आ जाओ एक एक करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, जब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां से CO2 हट के क्या बन रहा होगा? सबसे पहले कार्बोनाइन बताओ, क्या CH3 माइनस? CO2 हटाने के बाद माइनस बनाना है, माइनस बना दिया। क्या वो NaOH से H जोड़ के क्या CH4 बना लेगा? और देखो, जो CO2 रिलीज हो रहा होगा, क्या Na2CO3 बन रहा होगा और थोड़ा बहुत CaCO3 भी बन रहा होगा। Na2CO3 बनेगा, CaO से CO2 कंबाइन होकर CaCO3 बन जाएगा। नेक्स्ट, इस बार क्या इथाइल माइनस बनेगा, और इथाइल माइनस NaOH से रिएक्शन करके क्या इथेन बना लेगा। इथाइल माइनस NaOH से रिएक्शन करके आपके सामने इथेन बना लेगा, फाइनल प्रोडक्ट। मैंने पहले इंटरमीडिएट लिखा है, फिर प्रोडक्ट लिख दिया, फिर बाद बाकी चीजें तो अपने आप बनती रहेगी। Na2CO3 तो बनेगा ही और CaCO3 तो बनेगा ही, फाइनल प्रोडक्ट ही बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, क्या सेम बनेगा? सेम नहीं बनेगा, इसमें इस बार NaOD है, और NaOD है तो क्या इस बार ड्यूटेरियम जुड़ेगा, तो CH3 CH2 माइनस इंटरमीडिएट तक तो ठीक है, बट इस बार NaOH नहीं है। NaOH नहीं होने की वजह से क्या बेटा इस बार ड्यूटेरियम जुड़ेगा, और साइड प्रोडक्ट Na2CO3 CaCO3 इज कॉमन, वो सब में बनेगा। नेक्स्ट आइए, यहां पे जब आप जाओगे तो इसका सबसे पहले आप इंटरमीडिएट बनाओ, तो इंटरमीडिएट आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पे माइनस आ रहा होगा, सबको देखो इंटरमीडिएट क्लियर है, यहां पे माइनस बन रहा है। अगर H है तो वहां पे H जोड़ दो, अगर आपके पास H है तो H जुड़ गया होगा, दिखाते थोड़ी हैं। अगर D है तो D को बेटा आपको दिखाना पड़ेगा, D है तो ड्यूटेरियम यहां पे जोड़ दीजिए, दिखाना पड़ेगा सिंपली। CaCO3 Na2CO3 अपने आप बनेगा, सब में बनेगा वो। सिमिलरली यहां पे जब आप हटाएंगे तो बेंजीन पे माइनस बनेगा, जिसको हम लोग फिनाइल एनाइन बोलेंगे, फिनाइल हो गया। अब फिनाइल का एनाइन पे अगर NaOH है तो H जुड़ जाएगा, NaOD है तो D जुड़ जाएगा, यही तो सिंपल है। NaOD है तो D जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, सिमिलरली जब यहां जाएंगे तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या टर्शियरी ब्यूटाइल एनाइन मिल रहा है, 3 डिग्री एनाइन मिल रहा है, CO2 हटा दिया, एनाइन बना दिया। अब देखो, इस एनाइन को NaOH से H प्लस जोड़ दो, तो एनाइन को NaOH से H प्लस जोड़ोगे, क्या बन गया ये वाला। अगर एनाइन को NaOH से H प्लस जोड़ोगे NaOD से, सही बताया ना, 1 2 3, हाँ, उसके बाद यहां पे बीच वाले कार्बन पे क्या ड्यूटेरियम जुड़ जाएगा, ऊपर वाले में H जुड़ जाएगा, नीचे वाले में ड्यूटेरियम। कि अच्छा, आपको ये नहीं समझ आया, यहां पे यहां एल्कीन बनना चाहिए था, 3 डिग्री है। किसी को डाउट है कि नहीं कि 3 डिग्री है, यहां तो एल्कीन और डिस्प्रोप होना चाहिए था, एल्कीन क्यों बना दिया? बनाया था ना ऊर्जा रिएक्शन में कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल गिव व्हाट, डिस्प्रोप रिएक्शन, एल्कीन एज वेल एज एल्केन। यहां क्यों नहीं हुआ बेटा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए पढ़ाया था, 3 डिग्री फ्री रेडिकल के लिए पढ़ाया था। ये 3 डिग्री एनायन है और 3 डिग्री एसिड है, इस पे थोड़ी भी लग जाएगा, हर जगह नहीं लगाना है। तो 3 डिग्री रेडिकल जब बन रहा है तो 3 डिग्री रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है डिस्प्रोप करना, 3 डिग्री एनायन की नहीं होती है। एनायन तो नॉर्मल रिएक्शन देगा, 3 डिग्री केटाइन भी होता तो नॉर्मल रिएक्शन देता, बट 3 डिग्री रेडिकल आएगा, इट शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जैसे उस वाले क्वेश्चन में हो। Na2CO3 CaCO3 सब में बनेगा, यहां पे तो K2CO3 बन जाएगा, समझ रहे हो ना। आएंगे अभी उस पर भी, चलिए, और साइड प्रोडक्ट को बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। जब यहां पे आओगे तो क्या आपके पास यहां पे C14 बन रहा है और माइनस चार्ज यहां आ रहा है, पहला प्रोडक्ट तो ये बन रहा होगा, बन रहा है ना। क्या रेजोनेंस करा रहे हैं, और रेजोनेंस कराने के बाद भाई रेजोनेंस कर सकता है, तो रेजोनेंस कराने के बाद डबल बॉन्ड यहां और कार्बन 14 पे माइनस आ जाएगा, बोलो यही आएगा। एक बार यहां पे H जुड़ेगा, एक बार यहां पे H जुड़ेगा, तो देखो पहले वाले में आपके पास कार्बन 14 पे यहां पे H जुड़ चुका होगा, ठीक है। साथ में दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे कार्बन 14 है, हो गया। नेक्स्ट, दूसरे वाले में जब ड्यूटेरियम जोड़ना है तो एक बार ड्यूटेरियम को आप यहां जोड़ दोगे,
और दूसरी बार एनायन रेजोनेंस वाले में क्या ड्यूटेरियम जाके C14 पे जोड़ दोगे, यही बनेगा आपके पास प्रोडक्ट। बोलो समझ में आ गया है? मैंने क्या बोला कि यहां पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो रेजोनेंस कर रहा है, इंटरमीडिएट ही दो बनेगा, तो इस दो इंटरमीडिएट पे H और H जोड़ के ये बन गया, इस दो इंटरमीडिएट पे D और D जोड़ के ये बन गया, सिंपल। जब CO2 हटा के एनायन बनाया तो रेजोनेंस कर रहा था, इसका मतलब दो इंटरमीडिएट बनेगा, वो वाला भी और रेजोनेंस वाला भी। तो दोनों इंटरमीडिएट में H जोड़ सकते हैं, दोनों इंटरमीडिएट में D जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, यहां पे CO2 हटाओगे तो यहां माइनस, दोनों जगह CH2 माइनस आ रहा है, तो ऊपर वाले में तो CH3 जुड़ जाएगा भाई, CH2 माइनस है, ऊपर H जोड़ के CH3, नीचे CH3। ऊपर जब जाओगे तो क्या बन जाएगा आपके पास CH2D और नीचे पे CH2D। इसमें सोचो, इसमें क्या बनेगा? क्या इस बार CO2 रिलीज होके H माइनस बनेगा? भाई इसमें कार्बन है ही नहीं, कार्बन है ही नहीं, तो जो CO2 रिलीज हो जाएगा क्या बनेगा? H माइनस। H माइनस NaOH से H लेके क्या बना लेगा? H2। NaOH माइनस क्या ड्यूटेरियम लेके H और D बना लेगा? HD। यहां पे आ जाओ, बाकी तो Na2CO3 और CaCO3 बनता रहेगा। नेक्स्ट, इस वाले प्रोडक्ट में यहां से ये आपको इरेज करना है, और नोट इसीलिए लिखा हुआ है, इसी के लिए लिखा हुआ है। जब एक ही कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड आए, देखो अभी तक जितने क्वेश्चन थे सब में एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर सिंगल कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं उस केस में हमें सोडा और लाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक ही कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहे हैं तो उस क्वेश्चन में सोडा और लाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, आइए देखते हैं। जैसे इसका एनायन बनाओगे, कोई एक CO2 हटा दो, एनायन बना दो, तो जैसे ही CO2 हटा के एनायन बनाया, क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है? जैसे ही CO2 हटा के एनायन बनाया तो बेटा जो इंटरमीडिएट है, क्या वहां पे रेजोनेंस हो रहा है? और रेजोनेंस से बेटा स्टेबल हो रहा है। जैसे ही आपके पास CO2 हटाओगे, कोई एक CO2 हटा दो, इंटरमीडिएट इज रेजोनेंस। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो क्या हमें रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी? अपने आप होगा, अपने आप होगा, हमें कुछ बनाने देने की जरूरत नहीं, अपने आप होगा, क्योंकि स्टेबल बन रहा है। स्टेबल जब बन रहा होता है तो हमें रिएजेंट की जरूरत नहीं, अपने आप होगा। तो सिंपली हीट करने से भी आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस बनेगा, इंटरमीडिएट तो ये बनेगा। सॉल्यूशन में वाटर, मतलब हर रिएक्शन में सॉल्वेंट वाटर लेते हैं, वाटर से H+ लेके आपके पास CH3 बना लेगा। अब जो यहां पे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस बना है। क्या अब ये मोनोकार्बोक्सिलिक हो गया? तो अगर ये मोनोकार्बोक्सिलिक हो गया, अब हमें सोडा और लाइम लेना पड़ेगा। तो जब अब हम सोडा और लाइम लेंगे तो फिर फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा? CH4 प्लस CH4 बन जाएगा, Na2CO3 और CaCO3 तो बनेगा ही। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताया, एक एनसीईआरटी की लाइन इसलिए बताया कि इफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन वन कार्बन, सिंगल कार्बन, वी डोंट रिक्वायर सोडा लाइम, दिस रिएक्शन प्रोसीड सिंपली ऑन हीटिंग। अब हिंदी में सुन लीजिए, एक ही कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हो तो हमें सोडा लाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल हीट करने से ही आपके पास रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो अगर इस ऐसे केसेस पाए जाएं कि जहां पे इंटरमीडिएट ही रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, वहां रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि खुद स्टेबल बन रहा है। इससे ज्यादा स्टेबल ये है तो अपने आप आगे बढ़ गया। तो अगर सिंगल कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, वी डोंट रिक्वायर सोडा लाइम, इट रिएक्शन प्रोसीड सिंपली ऑन हीटिंग। ठीक है? हां, लेकिन जब रिएक्शन आगे बढ़ गया है तो क्या आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक बन गया, अब हमें सोडा लाइम लेना पड़ेगा। तो जब एक कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड आए तो हमें रिएक्शन प्रोसीड सिंपली ऑन हीटिंग। लिख लो, इफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, if two carboxylic acid group is present on single carbon, is present on single carbon, एक ही कार्बन पे अगर प्रेजेंट है, then reaction proceeds simply on heating, रिएक्शन आगे बढ़ जाता है सिंपली हीट करने पे। ये सब छोटे छोटे हैं जो आपके सर्शन रीजन और इस सब में बन जाएगा। देन रिएक्शन प्रोसीड सिंपली ऑन हीटिंग विदाउट सोडा लाइम, बिना सोडा लाइम के ही आपके पास रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा आगे की तरफ, विदाउट सोडा लाइम।
If 2-carboxylic acid group is present on single carbon, then proceeds simply on heating. Then it proceeds simply on, it लिख लीजिए यहाँ पे, then it proceeds simply on heating without soda lime. Because क्यों? Because intermediate is resonance stabilized. ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो सुन के लिख लो. Intermediate is resonance stable. जो इंटरमीडिएट है वो रेजोनेंस स्टेबल बनता है. तो अगर इंटरमीडिएट ही स्टेबल बन रहा है तो हमें क्या बात की सोडा लाइम की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी जरूरत, अपने आप हो जाएगा रिएक्शन. सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन. सोडा तो आपका फेवरेट कंपाउंड है ही, उसमें लाइम मिला लीजिए तो और बेहतर हो जाएगा. फिर एक दो कुरकुरे के पैकेट रखिए और CO2 निकालते रहिए. सोडा आप लोग पीते हो? घर में वो फिश बनाने के लिए रखते हैं. घर में जो मोहितो बनता है उसमें सोडा इस्तेमाल होता है भाई. अच्छा, घर में मोहितो बनता ही नहीं है. सॉरी, माई बैड, मेरी गलती है. मैंने क्या ही पूछ लिया आपसे. हमें क्या पता था तुम कंदमूल खाने वाले प्राणी हो, धरती से निकाल निकाल के खाते हैं तुम. अभी तक तुम आदि मानव से बाहर थोड़ी आए हो. पूछ रहे कौन सा सोडा, कौन सा मोहितो? वर्जिन मोहितो होता है. और तो क्या बना पाओगे तुम? हो गया ये? बातें क्यों कर रहे हो फिर? कुछ पूछना है? सेकेंड लास्ट. सेकेंड लास्ट में CO2 हटाओ, क्या बनेगा? एनाइन बना ना, H- बन गया. सेकेंड लास्ट ये वाला की बात कर रहा हूं ना, H वाले की. तो CO2 हट जाएगा. हर क्वेश्चन में CO2 हट रहा है, वहां भी CO2 हटेगा. क्या बचेगा? H-. H- NaOH से H लेके H2, NaOD से D लेके HD. हाँ, मेजर और माइनर वो डिसाइड नहीं कर पाओगे. रेजोनेंस कर रहा है, मेजर माइनर डिसाइड नहीं होगा. प्लस आप देखो दूसरा, सबसे फर्स्ट वाले में अगर आपको मेजर माइनर देखना भी है तो मुझे बताओ, ये वाला इंटरमीडिएट स्टेबल है, ये वाला इंटरमीडिएट स्टेबल है? ये वाला 1 डिग्री अनायनिक स्टेबल, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा. इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो मेजर प्रोडक्ट आएगा. ठीक है, पर आपसे पूछा नहीं जाएगा मेजर माइनर कौन से वाले में. अच्छा, आप ठीक है. नेक्स्ट टाइप 2 के क्वेश्चन आएंगे. कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन. रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन एग्जामिनर का पता नहीं क्यों फेवरेट रहा है. तो मैं 8 क्वेश्चन आए हैं, 8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको करा देता हूं. अभी तक 8 क्वेश्चन आए, 8 करा देता हूं. कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन. क्या हुआ, तुम लोग नहीं लिखे हो? तो तुम लोग बात क्यों कर रहे हो फिर? शांत, क्या बात कर रहे हो ऐसा? इतना इंपॉर्टेंट क्या आ गया है? हाँ, लास्ट में वो जो H2 और HD वाला, अगर मान लो R नहीं है तो H- बनेगा. भाई होता क्या है, देखो CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? H- बना देगा. तो R रहेगा तो R-, H रहेगा तो H-. तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे एल्केन नहीं भी बनता है, वही रिएक्शन है वो H2 वाला. हो गया ना? अब तो हो गया.
चलो चलो, क्या तुम्हें उस दिन की फास्टिंग अभी तक तुम वो हो, आलसी कर रहे हो? आज थोड़ी लड़कियां खुश लग रही हैं, कल तो सबका शकल उतरा हुआ था। 24 घंटे की फास्टिंग हो गई थी ना आंटी लोगों की। कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। बेटा शांत, तुम लोग बड़े खुश हो जाते हो भाई इन सब मैटर में। पढ़ लो। शांत, शांत साथ साथ लिख लो, फिर नौटंकी करोगे सर हुआ नहीं। ये तुम फर्स्ट बेंच पे बैठो, बात मत करो। मार दिया जाए क्यों इनको, है ना? लठ लेके आया जाए अगले दिन से। मेरे गाड़ी में रखा हुआ है बुरा है, और मुझे आता भी है। तुम लोग सीखे हो बचपन में, डांडिया नहीं होता है, उसको लाठी चलाना बोलते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन। अच्छा, बिहार में सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप आता है? नहीं नहीं भाई,
हम लोग तो वो वाले हैं, नमस्ते सदा वाले हैं, तो हम लोगों को तो आता है। देखो, हमें तो सिखाया जाता, हमें तो भेजा जाता था, जाओ सीख के आओ। हमारे घर के पीछे ग्राउंड है, ग्राउंड में प्रॉपर ट्रेनिंग चलती थी, तो हमें तो पूरा यस यस वी आर, हम खाकी पैंट वाले पहन के मस्त चलते थे उस समय। अब छूट गया, अब तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो बड़ा अच्छा होता था यार, हेल्दी रहता था आदमी, खेलता भी कूदता था इधर उधर। क्या ये सब क्लास क्लास में बंद होके आदमी कर रहा है। एक समय पे मैं सोचा करता था मैं एनसीसी में जाऊंगा, है ना, वो फेदर वाली टोपी लगा के। एक बार गया भी था, और शायद लास्ट से तीसरे चौथे पे नाम था मेरा, तो वैसे ही था, मतलब इतना बुरा था कि लोगों ने बताया भी नहीं। मेरा पहले सपना यही था कि मैं एनडीए निकालूं, और एनडीए से लेफ्टिनेंट और कर्नल टाइप का कोई पोजीशन मिलता है ना उस समय, तो अभी भी होता है वो तो। बट वो मेरे दोस्त सब ऑलमोस्ट लोग जो है ना, मेरे डीएवी वाले साथी छोटे वाले, वो सब लगभग बने वही, एनडीए चले गए, कोई आर्मी में चला गया, कोई इधर। देशभक्ति वाला माहौल था हमारे उधर मोहल्ले में। अब चले जाएं, अब मास्टर बन गए, तो जिंदगी आपको कहां पहुंचा देगी पता नहीं है। चलो भाई पढ़ो। हाँ चलो, 8 क्वेश्चन अभी तक जेई वही मिला के जो आपके लेवल वाला है वो यही है। कंपेयर द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 हटा के एनाइन बनाना है, जिसका एनाइन स्टेबल है उसका रेट ज्यादा होगा। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहले वाले में CH3 Cl NO2 और OCH3, क्या NO2 यहां पे -m लगाएगा? और यही सबसे बड़ी गलती है गधो, CO2 हट जाएगा तो माइनस चार्ज यहां आएगा ना, माइनस चार्ज यहां आएगा। क्या ये माइनस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है? नहीं भाई, अगर माइनस चार्ज यहां होता है ये रेजोनेंस थोड़ी करता है। ये माइनस चार्ज अगर कुछ ऐसा होता तो रेजोनेंस करता, ये रेजोनेंस करता, ये थोड़ी रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस नहीं करेगा तो ना -m सोचना है ना -h सोचना है, क्या सोचना है? इंडक्टिव। इंडक्टिव से क्या NO2 का -I सबसे ज्यादा लगेगा? तो सी ऑप्शन सबसे ज्यादा होगा। अब -I सोचिए किसका ज्यादा होगा फिर? क्या OR OH का ज्यादा होता है, हेलोजन का ज्यादा होता है? तो क्या आपके पास B आ जाएगा, फिर आपके पास D आ जाएगा, और A वाले में +I से अनस्टेबल कर रहा है। तो देखो, अगर आप -m सोचते तो वहां गलत हो जाता। शांत, अगर आप -m सोचेंगे तो इस क्वेश्चन में गलत होगा। -m सोचना नहीं है, ऐसा नहीं कि हर जगह NO2 लगा -m सोच लिया, रेजोनेंस करना चाहिए उसके बाद -m सोचना है। नेक्स्ट, यहां पे देखोगे यहां पे देखोगे तो यहां माइनस बनेगा, COO हटा के माइनस। सिमिलरली यहां माइनस बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड पे माइनस बनेगा, और यहां पे 2 कार्बन पे माइनस बनेगा। तो सबसे ज्यादा कौन माइनस बन रहा है? रुक जाओ, यहां पे एक बॉन्ड छूटा हुआ है,
अब बताओ क्या ए सबसे ज्यादा बनने वाला है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, तो ए विल बी हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। फिर sp कार्बन आ जाएगा सी, फिर sp2 कार्बन बी, और फिर डी सबसे लास्ट में आएगा। तो ए सी बी डी विल बी द नेक्स्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में फिर से जब CO2 हटाओगे तो क्या यहां माइनस बनेगा? रेजोनेंस कर रहा है, यहां माइनस रेजोनेंस नहीं कर रहा है, दूर हो गया, यहां माइनस और दूर हो गया। तो क्या ए वाले में सबसे अच्छा है रेजोनेंस है, बी में थोड़ा पास है, सी में और दूर हो गया तो और अनस्टेबल हो गया। तो एबीसी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस एम लगेगा नहीं लगेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस एम लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। रीजन कि बेटा ये रेजोनेंस कर ही नहीं रहा माइनस चार्ज, दिस माइनस चार्ज इज नॉट इन रेजोनेंस, और माइनस चार्ज अगर रेजोनेंस में नहीं है तो माइनस आई लगेगा, माइनस आई पास में है, सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। ठीक है, फिर बी आ जाएगा, ए सबसे दूर हो गया और डी वाले में तो कुछ भी नहीं लग रहा है, तो क्या डी सबसे कम हो जाएगा? सी बी ए डी, है ना? ऐसा नहीं सोचना है कि हर जगह NO2 लगाने पे माइनस एम होता है। NO2 अगर रेजोनेंस करेगा, अब ये देखो इसी से मिलता जुलता क्या ये दे सकता है कि नहीं दे सकता है? बिल्कुल। क्या अब माइनस एम लगेगा? यस, क्योंकि अब CH2 पे माइनस आ रहा है, अब माइनस आ रहा है, अब माइनस आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने GOC में किए हुए हैं। अब देखो क्या ये माइनस एम लग रहा है, क्या माइनस आई भी लग रहा है, वो भी ज्यादा, तो क्या ए में सबसे ज्यादा होगा? फिर सी आ जाएगा, और बी में तो माइनस एम ही लग रहा है, तो क्या ए सी बी आ जाने वाला है? दिस इज द रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप माइनस बनाओगे तो क्या पहला वाला एरोमेटिक बन गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप माइनस बनाओगे तो क्या 2 2 4 2 6 1 2 3 ऑड पाई बॉन्ड, क्या एरोमेटिक हो गया पहला वाला? और दूसरा वाला बेटा 1 और 2 एंटी एरोमेटिक हो गया। तो बेटा एरोमेटिक स्टेबल होगा, जिसका एनायन स्टेबल उसका रेट ज्यादा, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा इसमें। दूसरे वाले क्वेश्चन में आओ, जेई मेंस। ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए? देखो यहां पे यहां माइनस आएगा CO2 हटाने के बाद, यहां माइनस आएगा। ब्रेड्स रूल लग रहा है नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा भाई। ब्रेड्स रूल क्या कहता है? ब्रिजहेड कार्बन पे पॉजिटिव पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, फ्री रेडिकल नहीं होना, नेगेटिव है। यहां ब्रेड्स रूल नहीं लगा, लेकिन क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है? पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस में है। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो क्या ब्रेड्स रूल लग जाएगा? रेजोनेंस नहीं करेगा। अच्छा, यहां पे अगर आप रेजोनेंस कराओगे तो नॉर्मल है, पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहां पे अगर आप रेजोनेंस कराओगे तो ब्रेड्स रूल से अनस्टेबल हो गया। देखो ध्यान से, यहां पे जब आप रेजोनेंस कराओगे तो नॉर्मल पाई बॉन्ड बनेगा, यहां पे रेजोनेंस कराओगे तो ब्रेड्स रूल से अनस्टेबल हो जाएगा। तो कौन स्टेबल है? ए स्टेबल है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी वाले में बेटा अगर रेजोनेंस कराओगे तो ब्रेड्स रूल लग के अनस्टेबल हो जाएगा। आया क्लियर? नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सोचना, ये एडवांस का क्वेश्चन है। कितना छोटा सा क्वेश्चन है बट जबरदस्त है। उनके पैराग्राफ का एक क्वेश्चन है, इस टाइप के 3 4 क्वेश्चन थे उसमें, बट ये क्वेश्चन आपके टाइप का है। बी होगा, बी होगा। क्यों भाई? देखो सबसे पहले क्या ये वाला भी एंटी एरोमेटिक हो रहा है? अनस्टेबल। क्या ये वाला CO2 हट के माइनस बनेगा और माइनस और प्लस के बॉन्ड बना लेगा? ये भी एंटी एरोमेटिक हो रहा है। अब कैसे करें? पहला वाला भी एंटी एरोमेटिक, दूसरा वाला भी एंटी एरोमेटिक, अब कैसे करें? क्या हाइड्रोजनेशन, एंगल स्ट्रेट? नहीं, ध्यान दीजिए, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। क्या इसमें कम रेजोनेंस है और क्या इसमें 4 कार्बन में ज्यादा रेजोनेंस है? तो मैंने बोला था एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस स्टेबिलिटी को कम करता है, ज्यादा रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी को कम कर देगा, कम रेजोनेंस है तो उतना कम स्टेबिलिटी को नहीं कर पाया। फिर से ध्यान दीजिए, दोनों ही एंटी एरोमेटिक है। यहां 3 कार्बन का रेजोनेंस है, यहां पे 4 कार्बन का रेजोनेंस है। मैंने क्या पढ़ाया हुआ है कि एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस स्टेबिलिटी को कम करेगा। क्या यहां कम रेजोनेंस है, यहां ज्यादा रेजोनेंस है? ज्यादा रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी को ज्यादा कम कर दिया, तो क्या ए ग्रेटर देन बी आएगा? दिस इज द एंटी एरोमेटिक का एक्चुअल ऑर्डर। ठीक है, एंगल स्ट्रेन अगर देखने जाओगे, एंगल स्ट्रेन बेटा साइक्लो एल्केन में लगता है, एल्कीन में मत लगा देना। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन में एंगल स्ट्रेन सोचना होता है। कहीं का लॉजिक कहीं लगा के -1 लगा के खुशी खुशी आएंगे कि सर आंसर में करेक्शन है।
बेटा तुम लोग बिस्किट विस्किट खाते हो, उसको अच्छे जगह पे फेंका करो। चलो नेक्स्ट, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया आपके पास, नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पढ़ेंगे कॉल्बे, इसके बाद हो जाएगा कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में बस एक लाइन है, 3:1 मोल रेशियो लेना है NaOH का, CO2 हटेगा एनाइन बनेगा, और एनाइन जो है NaOH से H ले लेगा, बस NaOD रहेगा तो D ले लेगा। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर से करोगे नहीं फंसेगा। आपकी डीपीपी डल गया है टेलीग्राम में, आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा जब तक हम ऑर्गेनिक चलाएंगे तब तक आता रहेगा, इसलिए बेटा एक कॉल्बे को आराम से पढ़ लेना है। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा बहुत 9th क्लास में मैडम ने तो पढ़ाई था, उन्होंने क्या बताया था मैं बता देता हूं। उन्होंने बेटा एक इलेक्ट्रोलाइटिक्स वो लिया होगा कंटेनर, इस कंटेनर में उन्होंने कैथोड बताया होगा, फिर एनोड बताया होगा, फिर बैटरी से इसको कनेक्ट किया होगा, ऐसा कुछ बताया होगा, और यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वगैरह लेते थे, है ना। बस हमारे काम का इतना ही है, ये फिजिकल में पढ़ोगे पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। बस इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब करा रहे हैं तो वहां पे कैथोड एनोड ये सब लिया जाता है, ठीक है। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बोला कि हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 2 मोल ले लेते हैं, अगर 1 मोल ले रहे थे तो क्या सोडा लाइम से बन रहा था। अगर हमने 2 मोल ले लिया, देखो ये सोडियम सॉल्ट ले लिया है RCOONA, दूसरा मोल ले लिया है RC+O -Na+। ध्यान से देखिए, 2 मोल ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है। पहला मोल यहां ले लिया, दूसरा मोल यहां ले लिया, प्लस इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी होता है तो क्या हम सॉल्यूशन लेते हैं, और जब सॉल्यूशन लेंगे तो पानी होगा, तो पानी हम ले लेते हैं। पानी भी बेटा 2 मोल लेते हैं, पानी भी हमारे पास बेटे 2 मोल लेते हैं, बस पानी को लिखने का तरीका हमने OH कर दिया है, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है ना दूर से ही आपको दिख जाएगा, दिस रिएक्शन दूर से पहचान में आ जाएगा कि कॉल्बे हो रहा है, क्योंकि सामने लिखा रहता है इलेक्ट्रोलाइसिस, और आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोलाइसिस का एक ही रिएक्शन है कॉल्बे, ठीक है। तो पूरे ऑर्गेनिक में 2 मोल सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट हम लेंगे, 2 मोल हम वाटर लेंगे, और सामने अगर इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कॉल्बे है। कॉल्बे बड़ी सिंपल सी रिएक्शन देता है, बोलता है R और R एक दूसरे में कंबाइन हो जाएंगे। ये वाला जो है ये R फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, ये वाला जो है वो R फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, ये दोनों R और R कंबाइन होके क्या बेटा आपके पास RR बन जाएंगे, दोनों कंबाइन होके बेटा आपके पास RR बन जाएगा, एल्केन बन के तैयार हो गया है। फिर देखो बोर्ड पे क्या बेटा यहां से पहले मोल CO2 और दूसरे मोल CO2 का दर्शन हो गया, ऊपर से CO2 और दूसरा CO2, क्या 2 मोल CO2 बन जाएगा फाइनली, प्लस आप देखोगे तो क्या ऊपर से NaOH और नीचे से NaOH, 2 मोल NaOH भी नजर आ रहा होगा, तो 2 मोल NaOH भी बनाता है ये। और देखो ऊपर से H और नीचे से H, ये दोनों कंबाइन होके क्या बेटा H2 बना लेगा, तो फाइनली ये दोनों कंबाइन होके H2 बना लेंगे। अच्छा, अल्फाबेट में पहले A आता है कि पहले C? से गधे हैं भाई, अल्फाबेट में पहले C आता है, बहुत बढ़िया। चलो भाई ध्यान से देखो बोर्ड पे, बेटा रांची में एक अस्पताल है, वहां पे ये सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। उस जगह का नाम है कांके, जाइए और 1 आध साल रहिए, फिर जब पागल मिल के जब कुटाई करेंगे ना, 10-12 पागल मिल के अकेले में आपकी कुटाई करेंगे, तब ये जो बीमारियां हैं वो अंदर से जाती हैं, दवा से ठीक होने वाला नहीं है ये। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, शांत,
कंट्रोल। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 मोल सोडियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। पहले मोल से पहला रेडिकल, दूसरे मोल से दूसरा रेडिकल, दोनों रेडिकल कंबाइन होके आर बनेगा। पहले से CO2 दूसरे से CO2, 2 मोल CO2 बनेगा। पहले से NOH दूसरे से NOH, 2 मोल NOH बनेगा। पहले से H दूसरे से H बेटा H2 बनता है। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 मोल सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है, 2 मोल वाटर लिया जाता है, और पहले के 2 प्रोडक्ट बेटा ए पे बनेगा एनोड पे, बाद के 2 प्रोडक्ट सी पे बनेगा कैथोड पे। इसीलिए पहले ए आता है तो ए लिखेंगे, बाद में सी आता है तो सी लिखेंगे। पहले 2 प्रोडक्ट एनोड, बाद के 2 प्रोडक्ट कैथोड। यहां पे रिएक्शन किस तरह से आते हैं पूछा जाता है। इन कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस इंटरमीडिएट क्या होता है? फ्री रेडिकल। सिंपल बात है। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन पूछ लिया जाए, कार्बन आयन। इसमें पूछ लिया जाए, फ्री रेडिकल। दूसरा जो स्टार पॉइंट आता है वो ये आता है कि एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है। एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मोल होते हैं? 2 मोल। फिर आपके पास पूछा जाता है कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है? तो H2। कितने मोल रिलीज हुए हैं? 1 मोल रिलीज होता है। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो एल्केन आप बना रहे हो वो एनोड पे रिलीज होगा या कैथोड पे? एनोड पे। फिर आपसे पूछा जाता है कि बेटा एक बेस रिलीज हो रहा है, वो कहां पे रिलीज हो रहा है? बेस रिलीज हो रहा है बेटा आपके पास NaOH, और कहां रिलीज हो रहा है? कैथोड पे। कितने मोल रिलीज हो रहा है? 2 मोल। अच्छा, आपसे पूछा गया कि कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया हमने, एल्केन भी बना लिया हमने। एल्केन एल्केन बनने के बाद भाई बीकर के अंदर बन रहा होगा एल्केन, यहां कैथोड एनोड पे बन गया होगा एल्केन वगैरह। ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक या बेसिक? भाई एल्केन बना दिया हमने, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, कैथोड एनोड पे गैस वैस सब रिलीज हो गया। जो ये सॉल्यूशन बना, व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक? बेसिक। क्यों? क्योंकि NaOH बन रहा है इस रिएक्शन में। अगर रिएक्शन में NaOH बन रहा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस इज बेसिक। फाइनल सॉल्यूशन ऑफ कॉल्बे क्योंकि फाइनली क्या फॉर्म हुआ है बेटा? NaOH। कितने मोल फॉर्म हुआ है बेटा? 2 मोल। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल बी द pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस? ग्रेटर देन 7? मोर देन 7? मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। सोडा लाइम का था, पढ़ा दिया। मैकेनिज्म से सवाल नहीं आएंगे, जो है फिर भी पढ़ा देंगे। सवाल जो आएगा ये जो थ्योरी पॉइंट्स में लिखता हूं बस उसका आएगा। ये अभी तक लवारिस पढ़ा है बॉटनी की कॉपी। डॉक्टर विकास बेटा डॉक्टर बनने के रात पहले ही गायब हो गया। विकास का विकास ही नहीं हो पा रहा, विकास पढ़ ही नहीं पा रहा। मुझे लग रहा है अगले साल के बैच के लिए पहले से सीट वीट घेर रखा है। इस साल ही कॉपी रख देते हैं, अगले साल आगे पढ़ेंगे। चलो भाई, डॉक्टर विकास डॉक्टर ही नहीं बन पा रहा, बताओ। तुम लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे हो कि यार तुम कॉपी नहीं संभाल पा रहे हो जिंदगी में। हॉस्पिटल कैसे संभालोगे, मैं ये पूछ रहा था। अगर तुम कभी मान लो हॉस्पिटल बड़ा बना लो तो फिर मुझे कमीशन विशन पे रख लेना, मैं अच्छे पेशेंट ले आऊंगा तुम्हारे लिए। फिर मैं आगे जाके एक CNG ऑटो खरीदूंगा, फिर जो भी स्टेशन पे उतरा इलाज कराना है
डॉक्टर साहब के यहाँ कई बार तो जबरदस्ती जबरदस्ती इलाज करा देंगे, है ना। एक न्यूज में वायरल भी हो रहा था कि कोई एक पेशेंट है अपने बिहार का ही। हम बिहार वाले कुछ बहुत ही कारनामा ही करते हैं, छोटा मोटा काम हमारे बस का है ही नहीं। हम लोग, वो क्या हुआ, उसको हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराना था। सुनो तो, भाई गया, ऐसा डॉक्टर से मिला, नसबंदी करके बाहर भेज दिया। और वो बेचारा, अब वो अपना, सुनो सुनो, वो अपना दुख बताए तो बताए कैसे। ए शांत, अब आप सोचो वो अपना दुख किससे बताए, कैसे बताए। ठीक है, फिर उसका आप दूसरा बाहर रेफर रेफर करके उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया था उसने, अपने बिहार की बात है, वायरल है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं, है ना। एक टाइम्स ऑफ इंडिया 2000 अभी 18 या 19 तारीख का टाइम्स ऑफ इंडिया खोलना, उसमें जो एक रिसर्च पेज होता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस पर लिखाया गया, उस पर बताया है, इस बार एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है हमारे यहाँ, नाम नहीं बताना ठीक रहेगा, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहां पे एक बच्चे का एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है, और उस बच्चे के फिजिक्स में -6 नंबर है। प्राइवेट में तो यार पैसे दो एडमिशन हो जाएगा, आपको वो थोड़ी देखते कुछ, -6 नंबर है, राइट। तो सोचो जब ये डॉक्टर बनेगा आज से 5.5 साल बाद, तो बेटा फिर आप सोचो क्या ही करेगा फिर वो। खैर छोड़िए, क्या ही कर सकते हैं। हमारा भारत महान। चलिए लिखिए, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्वेश्चन। शांत, बहुत ज्यादा बात करते हो, ऐसा क्या तुमको अंदर से आ रहा है बात करने का इतना। लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट लिखो फटाफट से। व्हाट, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, लास्ट वाले क्वेश्चन में ये बताना है।
चलो फाइनली इसका प्रोडक्ट आपको लिखना है इलेक्ट्रोलाइसिस की, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में बस याद रखना है फ्री रेडिकल बनेगा, फिर रेडिकल कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनेगा। अब जितने भी डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन, कई बार वाटर लिखा होता है, कई बार वाटर नहीं लिखा है, कई बार वाटर के मोल लिखे होते हैं, कई बार नहीं लिख रहे हो, तो आपको दिमाग में सेट करके रखना है। सबसे पहले आप बोर्ड पे देखोगे तो क्या पहले वाले से CH3 रेडिकल बन रहा है, पहले वाले से, और दूसरे वाले से क्या बेटा C2H5 रेडिकल बन रहा है? क्या जब भी रिएक्शन में दो अलग अलग रेडिकल बनते हैं तो कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 3। क्या इसका सेल्फ से भी एल्केन बनेगा, सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ लिंक बन गया, इसका भी सेल्फ लिंक बनेगा, तो CH3 CH2 CH2 CH3 बन गया सेल्फ लिंक। क्या दोनों आपस में मिल जाएंगे और दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? आपके पास प्रोपेन बना लेगा, तो CH3 CH2 CH3। तो पहले वाले से एक रेडिकल बना, दूसरे वाले से एक रेडिकल बना। जब भी रिएक्शन में दो अलग अलग रेडिकल बनते हैं तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म? 3। पहले वाले का सेल्फ, दूसरे वाले का सेल्फ, तीसरे वाले और पहले दूसरे का क्रॉस। प्लस इतना भी आपको दिमाग में रखना है कि भाई 2 मोल NaOH बन रहा है, प्लस 2 मोल CO2 रिलीज हो रहा है, प्लस H2 रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट, यहां पे 3 प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट इस वाले में आओगे, देखो यहां पे डायरेक्ट लिख दिया 2 मोल, तो आपको समझना है पहले वाले से CH3 रेडिकल निकलेगा, दूसरे वाले से भी CH3 रेडिकल निकलेगा। और देखो यहां पे 2 मोल CO2 तो बन ही रहा है, 2 मोल NaOH तो बन ही रहा है, H2 तो बन ही रहा है। सिमिलरली यहां पे आपके पास ब्यूटेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन रहा होगा, है ना, 2,3 डाइमिथ। देखो ये वाला रेडिकल बन रहा है, ये अपने जैसे रेडिकल से कंबाइन होके क्या ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा? अच्छा, जो Na+ होता तो NaOH बनता, K+ है तो KOH बनेगा, K+ है तो KOH बन जाएगा, प्लस H2 बन जाएगा। सेकंड में क्या बनेगा? अच्छा 2 कार्बन है क्या, सॉरी, C4H10 बन जाएगा। सिंपली यहां पे लिख लो C4H10 का 4 कार्बन का N ब्यूटेन बन गया। चलिए नेक्स्ट इसमें आओगे तो देखो इसमें पहले से सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो यहां पे रेडिकल बनेगा और यहां पे रेडिकल बनेगा। क्या ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एल्कीन बन जाएंगे? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा एल्कीन। जब आपस में बॉन्ड नहीं बना था तो एक बॉन्ड बना एल्कीन, पहले से सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो एल्कीन बनेगा। रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन हो गया, प्लस बाद बाकी सारी चीजें 2 मोल CO2, 2 मोल NaOH, 1 मोल H2, ये तो फिक्स है। हाँ यहां पे देखो एक जगह Na+ है और एक जगह K+ है, तो एक जगह जहां Na+ है वो NaOH बनाएगा, एक जो K+ है वो KOH बनाएगा, प्लस आपके पास क्या रिलीज हो जाएगा? H2। यहां पे डबल बॉन्ड पहले से है, अब जो रेडिकल प्रोड्यूस करेगा क्या वो ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर देखोगे आपके पास 2 मोल CO2, 2 मोल NaOH, हाँ, और फिर आपके पास 1 मोल H2 जनरेट हो जा रहा है। यहां पे पूछा गया है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, 1 2 3 4 5, कितने बनेंगे? क्या 3 नंबर में? H 3 नंबर में बनाया तो H, ये रहा H2। अच्छा ये वाला, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, नेक्स्ट यहां पे आ जाओ अगले में, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, लास्ट वाले में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? बोर्ड पे देखो, CO2 हटा के रेडिकल बनने वाला है, CO2 हटा के रेडिकल बनने वाला है, क्या ये दोनों आपस में कंबाइन होके एल्कीन बन जाएगा? 2 प्रोडक्ट बनेगा, हो सकता है बेटा सिस एल्कीन बने और हो सकता है बेटे आपके पास ट्रांस एल्कीन बन जाए। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ये आपके जिपमर का एग्जाम हुआ करता था, वहां पे छोटू सा सवाल आ गया था। लास्ट के तीनों जेई के सवाल है, मेंस के करते हैं। यहां पे जब आप CO2 हटा के रेडिकल बनाओगे तो रेडिकल बना दो, यहां रेडिकल बनेगा, यहां रेडिकल बनेगा, CO2 हट गया, रेडिकल बन चुका है, क्या ये रेजोनेंस कर रहा है?
आप किधर साइड से भी रेजोनेंस करा दो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से रेजोनेंस करा दिया है, तो रेजोनेंस कराने के बाद आप देखोगे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, एक रेडिकल यहां, एक रेडिकल यहां है। क्या ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे? तो आपके पास द फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, डबल बॉन्ड डबल। द फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लेफ्ट हैंड साइड से रेजोनेंस करा दिया, दोनों रेडिकल पास में आ गए, डबल बॉन्ड बना दिया। नेक्स्ट यहां पे आप देखोगे 2 3 4 5 6, एक रेडिकल यहां बन रहा है, एक रेडिकल यहां बन रहा है। क्या ये साइक्लोहेक्सेन बन रहा है? भाई जब दो रेडिकल आप 6 मेंबर की रिंग बना सकते हैं क्या? तो 6 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है, आराम से 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट इसमें आओ, यहां भी सी डब्ल्यू हटेगा, यहां पे रेडिकल बनेगा और यहां पे रेडिकल बनेगा। ये दोनों रेडिकल कंबाइन होकर क्या ब्रिज हेड कंपाउंड बना लेंगे? ये दोनों रेडिकल कंबाइन हुए और आपस में ऐसे कंबाइन हो गए, ब्रिज हेड बना लेगा। दैट्स इट। ये सारे प्रोडक्ट आपके पास हो गए, ऑल वेराइटी कवर्ड। रिंग बना सकता है, रिंग ध्यान रखिएगा 5 या 6 मेंबर ही बनेगी। हाँ कौन से वाले में? पहला वाला में। आइए कितने मेंबर का रिंग बनेगा? 1 2 3 4। क्या 4 मेंबर के साइक्लोएल्कीन बनाना संभव है या स्टेबल है? नहीं बनेगा। मेजर प्रोडक्ट बना लीजिए, ठीक है। हाँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के यही आंसर्स हैं, ठीक है। 4 मेंबर की रिंग नहीं बनाते, 5 या 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 4 मेंबर साइक्लो ब्यूटेन बना सकते थे, प्रोपेन बना सकते थे ऊर्ज में, बट एल्कीन नहीं बनाओगे। एक तो एंगल स्ट्रेन, ऊपर से और डबल बॉन्ड डाल दो और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा। हो गया? लिखो ग्रिग्नार्ड। लिखो ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड जो है अभी स्टार्ट होगा और जब तक ऑर्गेनिक चलेगा तब तक रहेगा, ठीक है। हाँ जब ऑर्गेनिक खत्म होगा तो ग्रिग्नार्ड तब खत्म होगा। तो इसलिए पहली बार ग्रिग्नार्ड पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में, मतलब ज्यादा पढ़ेंगे और बाद बाकी अगले आगे वाले चैप्टर्स में यूज करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें क्या है, ग्रिग्नार्ड आसान है ना, तो जो आसान टॉपिक होता है उसमें वैरायटी बदल जाता है, बहुत सारे वैरायटी के सवाल आ सकते हैं। तो इसमें बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाना है ताकि वैरायटी कवर हो पाए। तो ग्रिग्नार्ड लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चन करेंगे, आसान बहुत है। लिखो हेडिंग में ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड से पहले हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एनसीईआरटी में ऑर्गेनोमेटालिक के लिए 2 लाइन लिखा हुआ है और हम उसके सम्मान में बेटा 3 लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि जितना एनसीईआरटी में दिया उससे बाहर जाने का मतलब नहीं है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, सब लोग सुनो गौर से। देखो अभी तक जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं उसमें कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन क्लोरीन, इस तरह के बॉन्ड पढ़ रहे हैं, यानी कि नॉन मेटल का बॉन्ड पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉन मेटल के कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़ रहे थे, कार्बन हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब के बॉन्ड हमने पढ़े हुए हैं। ऑर्गेनोमेटालिक एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, ग्रिग्नार्ड को छोड़ दिया जाए, ऑर्गेनोमेटालिक को छोड़ दिया जाए, तो सब जगह आपने नॉन मेटल का बॉन्ड पढ़ा है। ऑर्गेनोमेटालिक इज ए स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे कार्बन और मेटल का कोवलेंट बॉन्ड है। कार्बन और मेटल का कोवलेंट बॉन्ड एग्जांपल देखोगे, मैंने आपको एग्जांपल लिखा है, मान लो फ्रैंकलिन रिएजेंट पढ़ा है क्या, R2Zn। यहां पे वही तो हो रहा है, जिंक एक मेटल है और R का मतलब क्या है, कार्बन। तो कार्बन और मेटल का अगर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड किसी कंपाउंड में दिख जाए, दैट कंपाउंड इज ऑर्गेनोमेटालिक। जैसे आपको मैंने R2CuLi नाम का कंपाउंड पढ़ाया है, क्या यहां भी कॉपर मेटल है और कार्बन का R मतलब कार्बन है, तो किसी भी कंपाउंड में कार्बन और मेटल का कोवलेंट बॉन्ड आए, कैसे बनेगा कोवलेंट बॉन्ड अभी पढ़ाने वाले, बट कार्बन और मेटल का कोवलेंट बॉन्ड कहीं भी दिख जाए, जैसे आपके स्क्रीन पे आएगा RMgX। RMgX में अगेन कार्बन और मेटल का कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे आगे जाके आपको पढ़ना है R2CD, ये भी कार्बन और मेटल का कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे आपको आगे पढ़ाएंगे R2Hg, ये भी आपके पास कार्बन और मेटल का कोवलेंट बॉन्ड है।
तो ऐसे सारे क्लास ऑफ कंपाउंड जहां पे कार्बन और मेटल का कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा उन सबको क्या बोल देंगे? ऑर्गेनोमेटलिक। अब ऑर्गेनोमेटलिक की एक खास बात है। ऑर्गेनोमेटलिक में बोर्ड पे ध्यान से देखना, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो देखो ये जो मेटल है, मैं आरएमजी की ही बात कर लेता हूं एक बार, या आरएनए की एक बार बात कर लेता हूं, ठीक है? आरएमजी भी लिख लो। यहां पे कार्बन के साथ मेटल लगा हुआ है और सारे दुनिया के जितने मेटल हैं सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये भी देगा। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्या आर की तरफ देगा? मैग्नीशियम भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या आर की तरफ धक्का मारेगा? तो क्या आर के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया? आर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। आर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है? तो आर क्या होता है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये अपना डोनेट करना चाहता है, Na जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बनना चाहता है। क्यों? स्टेबल हो गया ना, इनर्ट गैस हो गया। Mg अपने सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Mg+2 बनना चाहता है। क्यों? इनर्ट गैस बन गया, स्टेबल हो गया। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो क्या ये R- बन जाएगा? यहां भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो क्या ये भी R- बनेगा? तो जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक हैं, ऑर्गेनोमेटलिक में कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, कार्बन माइनस बना लेगा। तो दुनिया के जितने ऑर्गेनोमेटलिक है सब कार्बन माइनस बनाते हैं, R- बनाते हैं। वाई? रीजन ये है कि सारे मेटल से बॉन्डेड है और मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कार्बन को। कार्बन के पास क्या आ गया? माइनस, तो कार्बन माइनस जनरेट कर लेता है। ऑल ऑर्गेनोमेटलिक गिव्स R- या कार्बन माइनस या कार्बन आयन, सिंपल ध्यान रखेंगे, ठीक है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन मेटल कोवलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन और मेटल का कोवैलेंट बॉन्ड जो है उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कहते हैं, इज ऑर्गेनोमेटालिक। और ऑर्गेनोमेटालिक के ये जो आपके सामने लिखे गए हैं, दे आर नोन एज, ये सारे जो लिखे हुए हैं ये सब ऑर्गेनोमेटलिक है, एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनोमेटलिक के। आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ये क्या है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये वाला आपने पढ़ा हुआ है, क्या है ये? गिलमान रिएजेंट। उसी तरह ये जो है आपके पास, दिस इज ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तीनों साइंटिस्ट हैं, कैसे कैसे नाम थे। फ्रैंकलैंड रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी होते हैं, इसको डाई अल्काइल कैडमियम बोलते हैं। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, कोई साइंटिस्ट ने इसको नहीं खोज निकाला है अपने आप। गिल क्या बोलते हैं? कुछ भी बोल दें, अपने नाम पे रख दें। पढ़ लोगे तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? बकवास करने से अच्छा है। दिस इज डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल मरकरी। RNA भी होता है, वो भी बेटा आपके पास, दिस इज ऑल्सो, इसका नाम नहीं है, दिस इज ऑल्सो ग्रिग्नार्ड, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनोमेटलिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और मेटल का कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? दे आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, अब ग्रिग्नार्ड की खास बात है कि दे आर सोर्स ऑफ एनायन। सोर्स ऑफ एनायन का मतलब ये एनायन बनाता है, R- बनाता है। तो ग्रिग्नार्ड को अभी हम ग्रिग्नार्ड से पहले ऑर्गेनोमेटलिक को लिख देते हैं। ऑर्गेनोमेटलिक जितने भी होते हैं दे आर एनायन प्रोड्यूसर। ऑर्गेनोमेटलिक आर एनायन प्रोड्यूसर, एनायन बनाते हैं, इसी को बेटा बोला जाता है सोर्स ऑफ एनायन। किसी भी रिएक्शन में आगे जाके जब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड के बाद खत्म हो रहा है, उसके बाद हम लोग चेन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। एक रिएक्शंस हो गए काफी सारे, इसके बाद हम चेन रिएक्शन करेंगे। ए बनेगा, फिर ए से बी बनेगा, बी में डाल के कुछ सी बनाएंगे, ए से जेड तक बनाते चलेंगे, ठीक है? तो उसमें ये बहुत काम आएगा। जहां भी आपको R- कहीं बनाना हो या एक कार्बन ऐड करना होता है तो एनायन जनरेटर यूज करो, एनायन जनरेटर से आगे हम लोग चेन रिएक्शन कर लेते हैं। खैर, ऑर्गेनोमेटलिक आर एनायन प्रोड्यूसर, सोर्स ऑफ एनायन। व्हाई? इसका रीजन ये हमें समझना है। रीजन व्हाई? बिकॉज जो आपके सामने देख लो, RMg बना देता हूं। Mg क्या मेटल है?
और मेटल क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो मेटल जो है फटाफट से Mg+2 बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आर के पास दे गया, दोनों इलेक्ट्रॉन आर के पास दे गया, इस वजह से एनायन के आर के पास R- बन गया, दिस इज एनायन। तो जब भी आज के बाद ऑर्गेनोमेटलिक आपको दिखे, आपको उसके अंदर एनायन ढूंढना है। जब भी ऑर्गेनोमेटलिक ढूंढे, चाहे फ्रैंकलैंड हो, चाहे गिलमान हो, चाहे ग्रिग्नार्ड हो, कैसे भी ऑर्गेनोमेटलिक हो, सब R- जनरेट करते हैं। अब बोर्ड पे देखो, फ्रैंकलैंड जब मैंने पढ़ाया था तो R- का ही तो R पे अटैक हुआ था। जब हमने वो पढ़ाया था, गिलमान पढ़ाया था, वहां भी तो R- का R पे अटैक हुआ था। तो जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक है सब R- जनरेट करेंगे, एनायन प्रोड्यूसर होते हैं। अब एक जो एनसीईआरटी की लाइन है, दिया गया है रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, छुपा हुआ लाइन है, लाल डब्बे में लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक। लाल डब्बे बने होते हैं ना एनसीईआरटी में, उसी में बेटा छुपा के लिखा हुआ है। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक किस पे डिपेंड करता है, सोचो किस पे डिपेंड करेगा, कौन ज्यादा ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्ट करेगा। तो एक बार देखो, ऑर्गेनोमेटलिक क्या R- जनरेट कर रहा है, जो ज्यादा अच्छा R- बना दे वो ज्यादा रिएक्शन करेगा। अब सोचो, जो ज्यादा अच्छा R- जनरेट करे वो ज्यादा एनायन बनाएगा, और ज्यादा एनायन बनाएगा तो ज्यादा अच्छा रिएक्शन होगा। तो वैसा मेटल जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देना चाहता हो, जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो R- अच्छा बनाएगा, R- अच्छा बनाएगा तो रिएक्शन अच्छा होगा। तो ऑर्गेनोमेटलिक की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ मेटल। मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल जितना अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, उतना ही ज्यादा अच्छा R- बनेगा, R- बनेगा तो रिएक्शन होगा। तो मेटल जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा R- बनेगा, R- रिएक्शन ज्यादा अच्छा करेगा। अब एनसीईआरटी तो आसानी से लिखेगा नहीं, उसने क्या लिखा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा En ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। बात एक ही है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो कार्बन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाएगा। अब मुझे जरा बोर्ड पे देख के बताना, RNA ज्यादा अच्छा R- देगा या RLi, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि Na अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, बड़ा साइज वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, तो RNA अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, RLi हो गया। अच्छा, अगर मैं पूछूं RMG, उसका ज्यादा होगा कम होगा? RMG का ज्यादा होगा कम होगा? बेटा ग्रुप 2 में आ गया, और लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम होता है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम होता है, तो RMG का कम हो गया, ठीक है। फिर डॉट 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 R2CuLi, कॉपर तो बेटा डी ब्लॉक में चला गया, डी ब्लॉक वाला तो उतना अच्छा डोनेट कर ही नहीं रहा, तो इसका डोनेटिंग पावर कम हो गया, तो R- अच्छा नहीं करेगा। फिर आपके पास R2CuLi के बाद नेक्स्ट इज, मान लो आपके पास R2 मरकरी लिखा हो, R2 कैडमियम लिखा हो, और R2 जिंक लिखा हो, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा भाई? मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कौन डोनेट करेगा? नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है तो क्या होगा आपके पास, जिंक, कैडमियम, मरकरी में R2Zn सबसे कम करेगा। हाँ, नहीं, साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट होता है, तो लिथि, एक सेकेंड, हाँ, ये ज्यादा बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और मान लो H होता है, H का होता है बेटा 2.1, लिथियम का होता है 1.0, 0.9, 0.8, 0.8 और 0.7, ये होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा है बेटा? इसका ज्यादा है। तो अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा ईएन थोड़ी बोला है, डेल्टा ईएन बोला है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी उसका तो ईएन डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा ना। ध्यान दो, ध्यान दो, सीधा देखो, CLi बॉन्ड और CNA बॉन्ड, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो 2.5, लिथियम का बोलो 1,
इसका बोलो 2.5, इसका बोलो, डिफरेंस कहां जाता है? नीचे वाले में। सिंपल हो गया। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं देखना है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो वो डोनेट करेगा ना। मेटल को डोनेट करना है तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो वो डोनेट करेगा, तो सोडियम डोनेट करेगा एज कंपेयर टू लिथियम। वैसे भी सिंपल था भाई, सोडियम का साइज बड़ा है वो डोनेट करेगा, ठीक है ना। सोडियम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू लिथियम, तो वो डोनेट करेगा आसानी से। तो वैसा मेटल जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो आर माइनस अच्छा करेगा, आर माइनस अच्छा करेगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। इन तीनों को बेटा लिखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। और ये जो आपके सामने आता है गिलमान, चाहे हो गया आपके पास ग्रिगना फ्रैंकलैंड, चाहे R2CD, ये जितने भी होते हैं बेटा आपके पास, दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल। डी ब्लॉक वाले उतने अच्छे इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करते हैं, तो आर माइनस वीक बनाएगा। बट एस ब्लॉक वाले अच्छा से डोनेट कर रहे हैं, आर माइनस अच्छा बनाएगा, आर माइनस अच्छा है तो स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक आपने पढ़ा उसमें जो ग्रिगनार्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब वीक है। अभी जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं मैंने ऑर्गेनोमेटलिक, उसमें जो ग्रिगनार्ड है आरएमजी, क्या वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? और बाद बाकी कहां चला गया? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ऑर्गेनोमेटलिक, इसलिए बेटा इसका एक अलग टॉपिक है, अलग से पढ़ते हैं। वीक वाले को नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है। कितने बजे तक क्लास होती है? 11:30 तक। चलो भाई, कल पढ़ेंगे ग्रिगनार्ड अब।